हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। डीएनए मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक 11 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। इसमें सेंट्रल डोगमा, उसी से रिलेटेड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, प्रोटीन सिंथेसिस, उसके अलावा इनहेरिटेंस जो आनुवांशिकी कैरेक्टर वहन करता है डीएनए, या आनुवांशिकी जो है डीएनए द्वारा ही को वहन की जाती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाई जाती है। उसी के साथ हमारा जेनेटिक कोडोन्स, डीएनए के रज्जुओं के ऊपर जो नाइट्रोजनी क्षार है या जो बेस पेयर्स हैं वो ट्रिपल की सीक्वेंस में ही समझे और पढ़े जाते हैं। जो पॉलीमरेज एंजाइम्स जो उसके ऊपर काम करते हैं वो 3 की सीक्वेंस में उस पर काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें ट्रिपल कोडोन के नाम से जानते हैं या ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं। डीएनए के खंड जो कि विशिष्ट आनुवांशिक सूचना को धारण किए हुए होते हैं। और एक्चुअली में जेनेटिक सूचना है क्या? जेनेटिक सूचना है डीएनए से प्रोटीन का बनना, अर्थात किसी प्रोटीन की कोडिंग ही एक जेनेटिक सूचना होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डीएनए को वो खंड जो किसी निश्चित प्रोटीन को बनाने की क्षमता रखता है क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। बेस पेयर्स ये इसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि डीएनए जो है वो राइबो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के साथ में नाइट्रोजनी क्षार के साथ बना हुआ है, और 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और बेस पेयर बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि डीएनए एक पॉलीमर संरचना है, बहुलक, और उसका जो एकलक है वो बेस पेयर्स द्वारा बनता है, जिसमें चॉर्गोफ के नियम के अनुसार एडेनिन सदैव थाइमिन से द्विबंध, सिस्टोसिन जो है वो ग्वानिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड की हम बात करें तो डीएनए एक द्विरज्जु की संरचना है। ठीक है, और इस द्विरज्जु में जो पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, वो एक समय में एक रज्जु पर ही काम कर सकता है या एक समय में एक रज्जु की सूचनाओं को ही क्या कर सकता है? अभिक्रिया कर सकता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अभिलेखन। तो इस प्रकार जिस रज्जु में वो काम करेगा उसको सेंस स्ट्रैंड, और उसके सामने वाले रज्जु को हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। एंटी सेंस का मतलब यहां हम ये नहीं कह सकते कि डीएनए बेकार है, कोई काम का नहीं है, उस पर सूचनाएं हैं, लेकिन उस पर दूसरा पॉलीमरेज काम करेगा और 5 से 3 दिशा में काम करेगा। म्यूटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नेचर है कि डीएनए के अंदर जो है वो उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, और इस क्षमता के कारण ही जो जीव है वो अपने जीवन काल में अथवा अपनी संतति के अंदर जो है वो बदलाव ला सकता है, कुछ परसेंटेज बदलाव ला सकता है। कुछ परसेंटेज तो नहीं, 0.03%, अगर 1% बदलाव आ जाएगा तो बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है जो कि संभव नहीं होता, संतति भी उसको वहन नहीं कर सकती। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हम बात करें, पुनर्योजन, तो यहां पे प्राकृतिक रूप से है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग मेल फीमेल जीवों द्वारा डेवलप किए हुए गैमीट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन से नई संतति बनती है, और हम कह सकते हैं आनुवांशिक विश्लेषण द्वारा कि उनकी संतति के अंदर जो है वो आधे गुण किसके आते हैं? मेल के, और आधे गुण किसके आते हैं? फीमेल के, और संतति उन दोनों का समावेश करके एक नई, जिसको हम संकरण अगर कहें तो संतति को कह सकते हैं हाइब्रिड विग्योर, संकर ओज, अर्थात संतति में दोनों मेल एंड फीमेल के अच्छे गुणों का समावेश जो अपने पेरेंट से क्या हो, गुणों में आगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अर्थात डीएनए में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का गुण पाया जाता है। अब हमारी क्लास में नया टॉपिक जो है वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं बायोलॉजी कल जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद हमारा पॉइंट बन जाता है एक इंटरेक्शंस, कि ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो होती कैसे हैं, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, और वो पॉलीमरेज डीएनए को पहचानेगा कैसे और डीएनए से जुड़ेगा कैसे। उसी प्रकार डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, वहां पे भी आरएनए पॉलीमरेज चाहिए।
क्लियर है। उसके अतिरिक्त हमको जो है वो आरएनए से प्रोटीन्स कोड करना है, तो वहां पे भी हमें एंजाइम्स की जरूरत है, और वो सभी एंजाइम्स क्या हैं, एक प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की बायोलॉजिकल नेचर या अभिक्रियाओं को करने के लिए, क्योंकि जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो एंजाइम्स द्वारा होती हैं, और एंजाइम्स किसी भी क्रिया को तभी करेगा जब वो अपने उपयुक्त सबस्ट्रेट से जुड़ सकता है। तो इस थ्योरम को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में अपने प्रोटीन को पहचानने और अपने प्रोटीन से जुड़ने की एबिलिटी होती है, और इसीलिए हम डीएनए में जो है वो क्या कहते हैं, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन अर्थात अन्योन्य क्रिया। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के लूप जो बनता है, डीएनए की बेंडिंग जो पैटर्न्स हैं या जो उसकी स्पेसिफिक कन्फर्मेशन जो है उसके स्थायित्व को बनाए रखते हैं, उनके साथ क्रिया करते हैं। या यहाँ पे अगर अपन सिंपल वे में इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी फॉर्म का डीएनए है उसकी कन्फर्मेशन स्टेट में ये आ रहा है कि वो एक एक्सिस के चारों तरफ लिपटा हुआ है, और उसकी जो एक्सिस से डायामीटर आ रही है दूरी वो कितनी आ रही है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की लंबाई कितनी हो लेकिन डीएनए का व्यास सदैव कितना आता है, 20 एंगस्ट्रॉम। एक चीज। दूसरी चीज यहां पे अपन कहें तो इस 20 एंगस्ट्रॉम के अलावा यहां पे ढंग से देखिए, ये फॉस्फोरस शुगर से जुड़ रहा है एक एडिनिन से जुड़ रहा है एक थायामीन, और थायामीन जुड़ रहा है शुगर से, और शुगर जुड़ रहा है फॉस्फेट से। इस पोजीशन में यहां एक एंगल क्रिएट हो रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से एक दूसरा मोनोमर दैट इज फॉस्फेट, शुगर, ग्वेनिन, ट्रिपल बॉन्ड, सिस्टोसिन बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट। तो यहां अगर अपन देखें ये डीएनए का एक बैकबोन का स्ट्रैंड है, और ये हो गया उसका 90 डिग्री एंगल, और ये 90 डिग्री से हल्का सा कर्व लेते हुए है डीएनए, और इस कर्व के कारण जो बॉन्डिंग बन रही है उसकी वजह से इसमें एक हल्का सा क्या आ जाता है, घुमाव, कुंडलन, और वही कुंडलन जो है वो 10 मोनोमियर के बाद में एक संपूर्ण कुंडलन का रूप ले लेता है, और उसके बीच की जो दूरी आ रही है वो कितनी आती है, 34 एंगस्ट्रॉम, और उसके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स कितने आ गए, 10 बेस पेयर्स की अगर हम बात करें तो इस अति कुंडलन के कारण यहाँ पे दो प्रकार की खांचे बनती हैं, एक बनती है माइक्रो और एक बनती है मैक्रो ग्रूव। ग्रूव का मतलब खांच। तो ये जो ग्रूव की संरचना है, या सिंपल भाषा में मैं आपसे कहूं तो एक प्लास्टिक की रस्सी है जो कि बिल्कुल चिकनी है और सतत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक की रस्सी जो हम ज्यादातर किसी चीज को टाई करने के लिए, बांधने के लिए यूज में लेते हैं। क्लियर है। वहीं एक आप ले लीजिए मूंज की रस्सी, जो नारियल की आती है ना, मोटी रस्सी। आप देखेंगे उसमें दो लड़ होते हैं, दो रज्जू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में, और वहीं एक प्लास्टिक की रस्सी है। आप दोनों से बांध के देखिए, जो मूंज की रस्सी में क्या है, कुंडलन है, उसकी वजह से जब आप गांठ लगाते हैं तो ढीली से ढीली गांठ भी लगाते हैं तो वो गांठ जो है वो खिंच कर टाइट हो जाती है, वो एक दूसरे पे कभी भी सरकती नहीं है, क्योंकि उसके जो ग्रूव्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एंटी लॉक कर लेते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार जो प्लास्टिक की सतत रस्सी है उसको आप कितनी टाइट गांठ लगा दीजिए, जो ही उसके ऊपर भार लगेगा और जो ही उसके अंदर एक तरीके से दोलन गति होगी, उसकी जो गांठ है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर उस नोट को रोकने के लिए कोई ग्रूव नहीं है। ये नीचे या ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, सरक जाती है, जबकि इसमें नहीं सरकती। तो हमारा पॉइंट चल रहा है डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन। तो यहाँ पे दो घटनाक्रम हो रही है, एक तो इनके बीच की केमिकल रिस्पॉन्सिंग,
जो कि अपने प्रोटीन को या अपनी केमिकल बॉन्डिंग को जो है वो क्या कर रहा है, बना रहा है। दूसरा उसकी फिजिकल, जिसकी वजह से प्रोटीन जब इसमें बाइंड होता है, जो लूप्स बनते हैं, जो प्रोटीन इसमें बाइंड होता है वो अपने ग्रूव्स को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता। यही कारण है कि डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए का जो संश्लेषण है वो उसके इनिशिएशन से ही प्रारंभ होता है, दूसरी जगह से नहीं। उसी प्रकार आरएनए से वो डीएनए से आरएनए बनना या आरएनए से प्रोटीन सदैव एक निश्चित ओरिजिन कोडोन से ही प्रारंभ होते हैं। दैट इज डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। इसी में हम एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं बायोलॉजिकल नेचर में ही, हालांकि हम उस नेचर को फिजिकल के अंदर भी पढ़ेंगे, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी एक तरीके से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हम कह सकते हैं सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो सुपर कॉइलिंग की हम बात कर रहे हैं कि सुपर कॉइलिंग एक्चुअली में क्या है। तो सुपर कॉइलिंग इसी चीज को हम कह रहे हैं कि आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए जो आप सभी ने कर रखा है, बचपन में पतंगे बहुत उड़ाई है। आप पतंग के लंबे धागे को एक जगह के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, उसको वैसे डाल दीजिए या हाथ पे लपेट लीजिए धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे में वो धागा धीरे 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 बहुत लंबाई में एक दूसरे पे ऊपर कॉइल करता रहेगा, कॉइल करता रहेगा और एक गुच्छे के रूप में जटिल संरचना बना लेगा। और जब आप उस धागे को दोबारा सुलझाने लगेंगे तो वो उलझ जाएगा, सुलझेगा नहीं, क्योंकि वो अपने साथ में दूसरे लूप्स को भी क्या कर लाएगा, खींच के लाएगा और वहां पे गांठ बना देगा, एक दूसरे में थ्रेड जो है वो फंस जाएगा। वहीं हम क्या करते हैं, जब हम उस धागे को लेते हैं तो हम हमारे हाथ के ऊपर उसको क्या बना लेते हैं, एक ट्विस्ट कर लेते हैं, वो रोल कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं अंटी। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं तो इसके लूप्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं और आप देखेंगे कि हम उस धागे को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको फोल्ड करने में बहुत कम जगह के अंदर ज़्यादा मात्रा में धागा आ जाता है। जबकि जो हमने पहले गुच्छा बनाया था उसमें वही धागा बहुत ज़्यादा आयतन घेरता है। तो सुपर कॉइलिंग नेचर जो है वो फिजिकल के साथ बायोलॉजिकल इसलिए है कि डीएनए के इंटरेक्शन के कारण डीएनए में बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग नेचर है और इतनी सुपर कॉइलिंग नेचर होने के कारण प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकैरियोट्स में जो इतना बड़ा लंबा डीएनए आया है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, समाकलित हो जाता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियस भी नहीं है, उसके अंदर तो पूरा साइटोप्लाज्म आराम से बिखर के रह सकता है, लेकिन हमारे अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में बिखर नहीं सकता। तो ऐसे में उस छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए जो है वो उसकी सुपर कॉइलिंग नेचर की वजह से ही क्या हुआ है, समाकलित हुआ है, एक चीज। दूसरा, उस छोटी सी जगह में इतना लीनियर लंबा डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो इसी कॉइलिंग नेचर की वजह से उसको अनकॉइल होने में भी दिक्कत नहीं आती और वो आराम से अनकॉइल होकर क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है और पुनः क्या आ जाता है, कॉइलिंग आ जाती है। तो ये कॉइलिंग अनकॉइलिंग का जो नेचर है वो भी उसकी प्रोटीन इंटरेक्शन से ही संभव हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कोरिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं हेलिक्सिटी हो गई, इसी में लूप ले लेते हैं। ये भी इसी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम इसमें ले रहे हैं, डीएनए लूप। डीएनए लूप की अगर हम बात करें तो लूप का मतलब होता है ये, जैसे ये डीएनए है तो ये तो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर हो गई और ये हो गई इसकी लूप फोल्डिंग्स, ठीक है। या हाँ, वो जो अभी हमने एग्जांपल लिया ये तो नॉर्मल गुच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने अंटी बनाई थी वो हो गई उसकी लूप। क्लियर है? ये हमने बड़े बड़े वायर्स, पाइपलाइंस, प्लास्टिक के जो पाइपलाइंस आती हैं उनमें भी देखा है कि वहां पे इसी प्रकार के लूप्स में पाइप जो तार होता है, वाइंडिंग होती है, वो इसी प्रकार में इकट्ठी की जाती है ताकि उसको आसानी से अनकॉइल कर लिया जाए।
तो जो डीएनए के लूप्स हैं वो प्रोटीन्स की वजह से ही बनते हैं, ठीक है, और लूप्स जो हैं वो उसकी सुपर कॉइलिंग में मदद करते हैं, या जो सुपर कॉइलिंग नेचर है वो डीएनए लूप्स के कारण ही होती है। लूपिंग की वजह से जो जटिल डीएनए है, वृहद डीएनए है, वो एक छोटी सी जगह में या एक सुगम जगह, वो क्या बोलते हैं, संकरित जगह में सुगमता से क्या आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लूपिंग का। जो हमारा मैक्सिमम डीएनए है वो डीएनए किस में बंधा हुआ है, न्यूक्लियोसोम में, क्लियर है। और वो न्यूक्लियोसोम जो है वो 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो किस में कोड हैं, एक तरीके से, दैट इज सोलेनॉइड। ये हो गया न्यूक्लियोसोम, ठीक है, जिसमें अष्टक है किसका, हिस्टोन प्रोटीन का, और ये बीच में है 146 नंबर न्यूक्लियर, वो सॉरी अबाउट देन 20 न्यूक्लियोटाइड नंबर लिंकर डीएनए। ये और ज्यादा सुपर कॉइलिंग कर रहा है, ठीक है, दैट इज सुपर सोलेनॉइड, दैट इज सुपर सोलेनॉइड। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो यहां पे डीएनए जो है वो इस संगठन के कारण ट्विस्टेड होते होते किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणसूत्र के क्रोमेटिड में, गुणसूत्र के क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो डीएनए लूपिंग, इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रल एक्सिस और इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, ये कुंडलन है, और ये अति कुंडलन या जो लूप है उसकी वजह से ये हमको कैसा लगता है, एक जायंट क्रोमोसोम, जबकि बाहर से ये इस टाइप में दिखता है, लेकिन जब हम इसकी इतने से सेक्शन को देखें तो वो हमको बहुत ही सुपर कॉइल्ड रूप में मिलता है। लेकिन वो कॉइलिंग जो है वो क्या होती है, एक तरीके से डीएनए हेलिक्स के विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से वो हमको कैसा दिखाई देता है, अनकॉइल्ड, गुच्छे के रूप में, और वृहद संरचना घेर लेता है। तो दीज आर डीएनए लूपिंग, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा डीएनए जो है वो छोटे स्थान पर क्या हो जाता है, समाकलित होने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं, डीएनए कन्फर्मेशन। स्टेट, डीएनए में अपनी कंफर्मेशन स्टेट को चेंज करने का गुण है, ठीक है। अगर हम कंफर्मेशन स्टेट की बात करें तो एक चीज देखिए कि हम डीएनए का अध्ययन कब करते हैं। डीएनए का अध्ययन आप करते हो सेल साइकिल की G1 फेज में, दैट इज एम फेज। ये हो गई प्रो, मेटा, एना एंड टीलो, और यहाँ पे से यहाँ तक हो गई G1, और G1 के अंदर ये हो गई उसकी रेस्टिंग, और फिर कोशिका जो है उसमें जाती है किसमें, S में, और फिर G2 में। तो सेल साइकिल में कहने का मतलब है कि अगर आप डीएनए की मॉलिक्यूलर संरचना के अध्ययन की बात करते हैं तो वो आपको किस में मिलेगी, इंटरफेज की G1 अवस्था में, क्योंकि उसी अवस्था में डीएनए जो है वो अनकॉइल्ड अवस्था में रहता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में क्या बनाता है, लूप्स बनाता है, क्लियर है। उसके बाद में सिंथेटिक फेज के अंदर डीएनए जो है वो हो जाता है द्विरज्जु की, वो द्विरज्जु की क्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक 4C मान हो जाता है।
और वहां के बाद में G2 के बाद जब प्रोफेज में पहुंचता है तो प्रोफेज के अंतिम चरणों में कॉइलिंग शुरू होती है, सुपर कॉइलिंग, जिसकी वजह से वो कन्फर्मेशन स्टेट को चेंज कर लेता है किसमें, गुणसूत्र में। तो ऐसे में अगर हमको गुणसूत्र का अध्ययन करना है तो हम जाएंगे मेटाफेज में, और अगर हमें डीएनए का क्या बोलते हैं अध्ययन करना है तो हम आते हैं किसमें, इंटरफेज G1 में। तो डीएनए अपनी कन्फर्मेशन स्टेट्स को चेंज करता है, ये उसकी बायोलॉजिकल नेचर है। क्लियर है? क्योंकि अगर डीएनए बहुत बड़ी लंबी संरचना है, वो अगर गुणसूत्र में रहेगा तो गुणसूत्र तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट संरचना है, तो ऐसे में उसका रेप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा, रेप्लिकेशन होना संभव नहीं है। अतः उसको रेप्लिकेट होने के लिए अनकॉइल होना होता है, और यही सबसे बड़ा गुण है किसका, गुणसूत्र का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे लेते हैं वो ले लेते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं डीएनए कंटेंट, सी वैल्यू कंटेंट। ये एक बहुत सिंपल सा बायोलॉजिकल नेचर है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैंने प्रारंभ में भी क्लास के एक बात कही थी, उसी को वापस यहां पे अपन रिपीट करते हैं कि जो ई कोलाई है उसका जीनोम जो है वो कम है, लगभग 2.7 इंटू 10 की पावर 9 पिको, वो सॉरी 6, ठीक है, पिकोग्राम। किसका, ई कोलाई का। जबकि अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये जा रहा है 1.8 इंटू 10 की पावर 12 n, और अगर अपन 2n की बात करें तो ये हो जाता है लगभग 3.5 इंटू 10 की पावर 12 के करीब पिकोग्राम वेट। वहीं अगर अपन माउस का बात करें तो माउस भी वही मैमेलियन है, और माउस की जो है वो आती है लगभग 1.7 इंटू 10 के पावर 12 n में। पादपों में बात करें तो जैसे कि जिया मेज, गेहूं, उसमें है 1.6 इंटू 10 की पावर 12, उसकी भी n संख्या है, हैप्लॉइड नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो यहां आप देखिए ई कोलाई और जो हम हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ा अंतर है। किसका, वेट का, मॉलिक्यूलर वेट का। और अगर अपन उसकी बात करें इसके बेस पेयर्स की, ई कोलाई में है लगभग 4.2 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स, बीपी, ठीक है। अपने अंदर बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जा रहे हैं इसके, लगभग 2.7 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। माउस की बात कर रहे हैं तो ये है लगभग 1.8 इंटू 10 की पावर 9, और इसी के समतुल्य हैं लगभग इसमें 10 की पावर 9। तो इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हम तो केवल दो से तुलना कर लेते हैं, बैक्टीरिया से और हमारे बीच में। भौतिक गुणों की भी आप बात करते हो, मॉर्फोलॉजी की भी आप बात करते हो, तो हम इतने बड़े दिख रहे हैं क्योंकि हम कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो हमारी इतनी सारी कोशिकाओं पे ध्यान मत दो, हमारी केवल एक कोशिका पे ध्यान दो, क्लियर है। लेकिन हमारी कोशिका जो है वो बैक्टीरिया की कोशिका से बहुत बड़ी है और मैच्योर है एक तरीके से, यूकैरियोटिक, वो हो गए प्रोकैरियोटिक, एक चीज। दूसरा, हमारा जीवन काल ज्यादा, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन से ज्यादा, ई कोलाई की तुलना में हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग है, एडवांस है उससे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इन सारी चीजों में हम ये मानते थे शुरू में कि ई कोलाई को जरूरत ही क्या है, उसमें तो बहुत कम जीन्स हैं और उसके इतने से जीन्स अपने लायक प्रोटीन्स को कोड करते होंगे। हमारा ह्यूमन शरीर बहुत बड़ा है, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी ज्यादा है, तो हमें एंजाइम्स भी ज्यादा चाहिए, एंजाइम्स के लिए हमको जीन्स भी ज्यादा चाहिए, और जीन्स के लिए हमारा डीएनए का बड़ा होना बहुत ही ज्यादा
जरूरी है। क्लियर है? तो इन सारी चीजों में, लेकिन नई रिसेंटली खोजों ने सबको चौंका दिया, और वो चौंका ये दिया कि अबाउट देन 25,000 जीन्स जो हैं वो किस में पाए जाते थे? ई कोलाई में, ठीक है, और वो लगभग 1.25 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब जो है वो प्रोटीन्स को कोड करने की क्षमता रखते थे। क्लियर है? लेकिन जब ह्यूमन पर रिसर्च हुई, और वही चीज है दैट इज सी वैल्यू कंटेंट, इसको समझा रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारा ये मानना था कि हमारे अंदर कई लाख जीन्स होंगे, और वो कई लाख जीन्स जो हैं वो कई हजार लाख के करीब क्या बनाते होंगे? प्रोटीन्स कोड करते होंगे। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे अंदर भी अभी भी 25,000 के आसपास, लगभग 35 से 40,000 के आसपास जीन्स ही आइडेंटिफाई हैं। इतने ही जीन है हमारे अंदर भी, और वो जीन्स जो है वही लगभग 1.25 से 1.5 लाख के करीब जो है वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे बीच में थी वो ये कि जब हमारा जीनोम के अंदर जीन की संख्या बैक्टीरिया के ही समान है, बहुत अंतर है ही नहीं, थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, जो भी किसकी वजह से? इवोल्यूशन के कारण। जब हम बिल्कुल बैक्टीरिया के समान है, हमारे प्रोटीन्स भी उतने ही हैं, हमारे जीन्स भी उतने ही हैं, और ई कोलाई का जीवन चक्र भी छोटा, ई कोलाई की मॉर्फोलॉजी भी छोटी, उसकी फिजियोलॉजी भी छोटी, उसमें क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कम है, उसमें ना कोई एक्सेडिटरी, ना उसके अंदर कोई जनन अंग है, हमारे अंदर सब कुछ है, फिर भी हम उतने ही जीनों में काम चला रहे हैं। तो फिर हमारा डीएनए इतना विशाल क्यों है? तो उसी चीज का पता लगाता है सी वैल्यू कंटेंट। सी वैल्यू कंटेंट एक्चुअली में एक स्ट्रेटजी है जो ये बताती है कि हमारे कंप्लीट जीनोम के अंदर कितना रिपीटेटिव डीएनए उपस्थित है। अर्थात जब हम कह रहे हैं कि ई कोलाई का जीनोम जो है वो लगभग 4.2 × 10⁶ है बेस पेयर, और हमारा जा रहा है अगर 2n ले तो 5.5 × 10⁹ हम इससे कई हजार गुना बड़े हैं। ठीक है, कई हजार गुना बड़े। तो कई हजार गुने होने के बावजूद भी जब हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर मात्र 35,000 ही जीन है, बाकी सब उनकी कॉपीज हैं, तो इसका मतलब कॉपी या रिपीट होने वाले डीएनए का जो नंबर है उसको डिनोट किया जाता है पैराडॉक्स के द्वारा। इसको बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। अर्थात संपूर्ण जीव के जो एक विशेष प्रकार का सजीव है कोई भी, उस सजीव की कोशिका में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल में उपयुक्त या ओरिजिनल जीन्स की संख्या का पता लगाना और उसके रिपीटेटिव नंबर का ज्ञान करना, दैट इज सी वैल्यू पैराडॉक्स। ये रिपीटेशन को बताता है, और ये रिपीटेशन को इसलिए बताता है क्योंकि हमारे अंदर डेवलपमेंट में हमने 2 प्रकार के क्रोमेटिन्स को डेवलप किया, एक है यू क्रोमेटिन, एक है हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन मात्र कितना है? 40%, हेटेरोक्रोमेटिन है 60%। हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन का वह भाग है जो सेम ही है होने में तो, लेकिन हिस्टिडीन्स की कमी है। उसके अलावा यूक्रोमेटिन क्षारीय ज्यादा है, और वो एक तरीके से प्रोटेक्शन और अन्य जो रिएक्शंस है उनको कंप्लीट करने के लिए होता है। तो हमने हमारा जीनोम विकास किया है बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें यूक्रोमेटिन की मात्रा जो है वो उतनी है, दैट इज सी वैल्यू। इसी में एक वर्ड और आता है कोट, C0T। यहां पे C का मतलब है कंटेंट, डीएनए की मात्रा, कंटेंट। ठीक है, और उस डीएनए की कंटेंट अर्थात समय के अनुसार जब हम रिपीटेशन कराते हैं या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कराते हैं डीएनए के इन जीन्स की, तो समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, या टाइम को नीचे ले लेते हैं,
कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, वो भी 0 से। तो ये जो रिपीटेशन है, तो सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम के अंदर या सी कंटेंट के अंदर रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा है तो वो बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, हाइब्रिडाइज कर लेगा। लेकिन अगर उसमें जितनी कम मात्रा है वो क्या करेगा, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन रेट कम होगी। दैट इज हाई लो रिपीटेटिव डीएनए, और ये हो गया हाई रिपीटेटिव डीएनए, दैट इज C0T। तो C वैल्यू के लिए केवल आप इतना सा ध्यान रखिए कि C वैल्यू हमारे संपूर्ण जीनोम में से जीन्स की एक्चुअल संख्या या जीन्स की एक्चुअल कंटेंट का ज्ञान कराता है या बोध कराता है, और संपूर्ण जीनोम में रिपीटेटिव डीएनए की मात्रा का द्योतक है, उसे बताता है कि कितना रिपीटेटिव डीएनए जो है वो पाया जाता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं। अर्थात सी वैल्यू जो है वो किसी सजीव में उपस्थित जीन या डीएनए की एक्चुअल मात्रा का द्योतक होता है। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं मल्टी स्ट्रैंड। मल्टी स्ट्रैंड डीएनए, ये सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन एक साइंटिस्ट हॉगस्टेस लगभग 1963 में एक प्रैक्टिकल के दौरान उन्होंने सुझाया कि माध्यम में लो पीएच जो है वो डीएनए की स्टेबिलिटी और उसके जो स्ट्रैंड्स बनने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाती है या अधिक स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, अधिक स्थिरता प्रदान करती है। इसके बारे में अगर अपन समझें तो यहां पे एक सिंपल डायग्राम में हम बना सकते हैं। यहां पे एक सिंपल एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, एडेनिन का। और एडेनिन की अगर अपन बात करें तो एडेनिन के नंबर 1 पे है नाइट्रोजन, 2 पे है कार्बन, 3 नंबर पे है नाइट्रोजन, 4 नंबर पे कार्बन, 5 नंबर पे कार्बन और 6 नंबर पे भी क्या है, कार्बन। 7 नंबर पे है नाइट्रोजन, 8 नंबर पे है कार्बन और 9 नंबर पे भी क्या है, नाइट्रोजन। नौ नंबर पे है नाइट्रोजन। इसको समझिए, एडेनिन पे क्या हो रहा है, तो इस पे सी पे क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप, क्लियर है, NH2। यहां पे वैलेंसी अगर अपन पूरी करें तो यहां अगर अपन द्विबॉन्ड नहीं लगाते हैं तो हमें वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी पड़ेगी, वरना हम क्या लगाते थे, एक डी बॉन्ड। यहां पे हम बात करें तो यहां पे जुड़ा हुआ है इसके साथ में एक हाइड्रोजन और एक जुड़ गया है द्विबॉन्ड, नाइट्रोजन की कंप्लीट हो गई, देन द्विबॉन्ड नाइट्रोजन, ये वैलेंसी कंप्लीट और ये हो गई वैलेंसी कंप्लीट। जो हमने केमिकल नेचर के अंदर देखा उसके अनुसार ये जो एडेनिन है ये अपने नंबर 1 और नंबर 6 जो है इसके साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। किसका बॉन्ड बनाता है,
इसमें आ गया नंबर 1 2 3 4 5 और 6। नीचे ले लेते हैं इसको थोड़ा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन, 2 पे कार्बन, 3 पे नाइट्रोजन, 4 पे कार्बन, 5 पे कार्बन और 6 नंबर जो है उस पे है कार्बन। और ये बॉन्ड किससे बनाता है? थायामीन से। ऐसे में इसके छठे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? कीटो ग्रुप। और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर है? उसी प्रकार इस हाइड्रोजन से क्या जो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। यहां होगी नाइट्रोजन। बाकी की वैलेंसीज को हम पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 2 2 पे जुड़ा हुआ है एक एमिनो, हटा दीजिए इसको, और ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लो पूरी कर देते हैं, ये H वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। ऐसे में ये यहाँ पे क्या बना रहा है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बना रहा है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड बन चुके, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये तो है नॉर्मल स्थिति, परंतु पीएच कम होने पर इसकी जो एबिलिटी है प्यूरिन पिरिमिडिन की वो बहुत बढ़ जाती है। किसकी? प्यूरिन्स की। और ये इसका जो यहाँ एक चीज और, यहाँ 9th वाले से कौन जुड़ गया? राइबोज शुगर। यहाँ 9th वाले से कौन जुड़ा हुआ है? राइबोज शुगर। ये H3PO4 और ये भी हो गया H3PO4 नेगेटिव। H3PO4 नेगेटिव, और ये भी कौन सा हो गया? H3PO4 नेगेटिव। ये 3 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर कार्बन, ये जुड़ गया शुगर। ये हमारा एक संपूर्ण पैटर्न चल रहा है डीएनए का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? पीएच कम होने की वजह से हॉगस्टॉक ने एक नई चीज बताई कि यहाँ पे एडेनिन या प्यूरिन की ग्राहिता जो है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो अभी नाइट्रोजन मुक्त बैठा हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा? एक और थायमीन के छठे कार्बन से क्या बना लेगा? बॉन्ड। और ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया थायमीन, और ये थायमीन का कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6। और यहां क्या हो रहा है? यहां पे है जो कार्बन है उस पे क्या जुड़ा हुआ है? कीटो ग्रुप। और यहां पे कौन सा था? हाइड्रोजन। तो ये इसके बीच में वापस क्या बना लेता है? एक बॉन्डिंग और बना लेता है वाटर की। और बाकी के मॉलिक्यूल्स तो जैसे हैं वैसे के वैसे हैं ही। 1 2 3 नाइट्रोजन, कार्बन 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 और कार्बन, कंप्लीट। तो यहां पे हमारी बॉन्डिंग कैसी हो गई? एक अजीब सी शाखा निकल गई है, दैट इज थायमीन बॉन्ड एडेनिन बॉन्ड थायमीन। तो यहां पे श्रृंखला जो है वो कैसी हो गई? द्विरज्जुकी की जगह त्रिरज्जुकी, द्विरज्जुकी की जगह त्रिरज्जुकी श्रृंखला जो है वो यहां पे बन चुकी है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम किस में ले सकते हैं? सेम ऐसा का ऐसा सिस्टोग्वानिन में। उसमें ग्वानिन जो है वो 2 सिस्टोसिन्स को क्या कर लेता है? जोड़ लेता है। दैट इज ऑल्सो ट्रिपल स्ट्रैंड। क्लियर है? तो इस प्रकार की व्यवस्था को उन्होंने मल्टी स्ट्रैंड में कहा, और ये एक तरीके से नॉर्मली नहीं मिलता। बहुत ज्यादा पीएच या फिर लेबोरेटरी के अंदर हाई जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं नैनो टेक्निक द्वारा। यस। अब इसी के अंदर एक पॉइंट और जोड़ देते हैं जो इसी से समतुल्य है, देख सकते हैं आप। जिसे हम मल्टी स्ट्रैंड जो हमने कहा है,
उसी के समान दैट इज मल्टी ब्रांच डीएनए। ये नॉर्मली नहीं पाए जाते, किसी उत्परिवर्तन के प्रत्यक्ष रूप से ये सामने आते हैं, ठीक है, और बहुत नैनो टेक्निक से इनको उत्पन्न किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, रेप्लिकेशन के लिए भी या अपने आप के एक्सप्रेशन के लिए भी। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल के रूप में इसको ये समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन, एडेनिन थायमिन और सिस्टोसिन ग्वानिन। एक सिंपल सा इनके बीच का बॉन्डिंग है और प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन के साथ में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है? और ये एक दूसरे के उल्टे और सीधे, एंड देन 5' और ये 3', इस कंटेंट के साथ में ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किसी कारण से मान लीजिए रिकॉम्बिनेशन के दौरान या म्यूटेशन के दौरान क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने एक थायमिन को बढ़ा दिया, ग्वानिन को क्या कर दिया, रिप्लेस, और थायमिन को क्या कर दिया, वहां पे जोड़ दिया। तो अब सिस्टोसिन थायमिन से कभी नहीं जुड़ सकता और उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और उस बॉन्ड के प्रत्यक्ष डीएनए का काफी हिस्सा कैसा हो जाएगा, एक रज्जु की, और ये कैसा हो जाएगा, खुल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी कैसा हो गया, ये हो गया C, ये हो गया T और ये हो गया G 5', और ये कैसा हो गया, ये हो गया T, ये हो गया यहाँ पे A और ये हो गया C, ये हो गया 3'। और यहाँ ऐसा होने के बाद क्या हो रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा नया स्ट्रैंड कोड किया जा रहा है GAC, ये हो गया ATG। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो डीएनए की क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, एक अउपयुक्त न्यूक्लियोटाइड के समाकलित होने के कारण, जो कि रेप्लिकेशन की त्रुटि के दौरान तथा उत्परिवर्तन के दौरान ऐसा देखने को मिल सकता है, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही रेयरली संभव है। लैबोरेटरीज में नैनो टेक्निक्स द्वारा इसको बनाया जा सकता है। और वहीं अगर हम और म्यूटेशन करें तो वहां की चेन्स भी और क्या हो जाएंगी, बाइफर्केट। इस तरीके से हम मल्टी ब्रांच डीएनए को ले सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये डीएनए की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के साथ में बायोलॉजिकल नेचर को भी समझाते हैं। क्लियर है? और ये बहुत बड़ी उपलब्धता है जो इस चीज को सिद्ध करती है कि डीएनए ही एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, डीएनए से ही किसी कोशिका का सजीव लक्षण और जो उसका जीवन है वो कंप्लीट होता है। वो समस्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, समस्त जेनेटिक जो इंफॉर्मेशंस है उनको कंट्रोल करता है। इसी के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कंट्रोल होता है, और ट्रांसलेशन द्वारा बोलते प्रोटीन्स मतलब एंजाइम्स और हार्मोन जो है वो समस्त शरीर की क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा डीएनए पैकिंग और डीएनए की जो कोडिंग्स हैं जो वो कंट्रोल क्या करती हैं, अपने आप को एक सुदृढ़ और एक स्थिर संरचना में बनाए रखती हैं। तो ये बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं बायोलॉजिकल नेचर के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।